कुछ आइडियाज शेयर कर सकूं। तो आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा। अगर सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा। ओके, और कौन कौन मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो FT लिख सकते हैं, और कौन कौन सेकंड टाइम सुन रहे हैं वो FT लिख सकते हैं, ST, और जो मैनी टाइम्स अटेंड कर चुके हैं वो MT लिख सकते हैं। ओके, मिक्स ऑडियंस है, आप सभी का स्वागत है। मैं स्टार्ट करता हूं अपने प्रेजेंटेशन से। तो एक बार मेरे को बताइएगा कि PPT विजिबल है क्या। क्या सभी को PPT विजिबल है? चलिए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। स्टार्ट करते हैं। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आज हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। हम कुछ सक्सेस प्रिंसिपल कवर करेंगे जो आपको पता होने चाहिए और इस इंडस्ट्री में आपको बहुत फायदेमंद होंगे। लोग क्यों फेल हो जाते हैं सेलिंग इंडस्ट्री में, कुछ उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 10 मिनट का टाइम मैं आपसे लूंगा हमारे अपकमिंग वेबिनार्स के बारे में बताने के लिए, आपको उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए। कुछ सेलिंग पंचलाइन जो हम यूज कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री से हमने सीखा है, अदर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से हमने सीखा है, जो हम अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर, कि सफलता के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस में हैं या किसी भी सेल्स की इंडस्ट्री में हैं, तो सफलता के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर हम आज बात करते हैं। सबसे पहला होता है वाई। इसमें जो वाई है वो आपका भी वाई होता है कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों हैं। जैसा कि मैं अपनी हर मीटिंग में कहता हूं कि आप जो पीपल हैं वो बाय योर वाई, कि वो आपका वाई खरीदते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों हैं और आप इस प्रोडक्ट को क्यों सेल कर रहे हो। जैसे अगर कोई पेन वाला है तो पेन को क्यों सेल करता है, क्योंकि ये पेन अगर आप यूज करोगे तो इसकी आपसे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, आपकी उंगली पे कम प्रेशर करेगा, तो उसका वाई होता है। अगर कोई वॉच सेलर है तो उसका वाई होता है कि ये वॉच आपको टाइम दिखाएगी, जिससे कि आप टाइम पे कहीं पे पहुंच सकोगे, ऑफिस लेट नहीं होगे, किसी पार्टी में लेट नहीं होगे। तो सबसे पहला, आप इस प्रोडक्ट को, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को क्यों सेल करते हो, वो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, जो आप कस्टमर को बता सको। इसमें वाई जो होता है वो खुद के लिए होता है कि मैं खुद के लिए क्यों सेल कर रहा हूँ, फैमिली के लिए, और कस्टमर से उसका क्या फायदा होगा। जैसे सपोज करो दोस्तों कि कुछ लोगों का वाई होता है कि सर मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया क्योंकि मेरे सामने मेरे रिश्तेदार रहते थे जिनकी एज 40 साल की थी, और जब उनकी डेथ हुई तो मैंने उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा। उनके बच्चे जो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, फीस ना जाने के कारण उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। वो उनकी वाइफ जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रही थी, उनको कपड़े सिलने का काम करना पड़ा, कहीं जाके छोटी मोटी जॉब करनी पड़ी। तो ये सिचुएशन इंडस्ट्री में देखी, और जो इसका समाधान है, जो इसका निवारण है, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका वाई हो सकता है। आपका वाई हो सकता है कि मैंने बहुत से रिटायर्ड आदमी को डिग्निटी के साथ ना जीते हुए देखा है, तो मैंने अपना
एक मिशन लिया है, मैंने अपना वाई क्लियर किया है कि मैं सभी लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग सेल करूंगा, तो आपको सबसे पहला आपका वाई पता होना चाहिए। अगर आपको वाई पता हो जाता है तो आपका हाउ और व्हाट अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हाउ भी है कि कैसे करना है, सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कैसे सेल होती है, लोगों से मिलना होता है, ना सुननी होती है, रिजेक्शन सुनना होता है, बार बार लोगों के पास जाना होता है, अप्रोच करना होता है, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, क्लोजिंग, ये सब आपको पता है हाउ। व्हाट, उसके लिए क्या क्या करना है, मेरे को कॉलिंग करनी है, सर्वे फॉर्म करना है। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, इसको कहते हैं गोल्डन सर्कल। अगर आपके पास वाई क्लियर नहीं है कि मेरे को करना क्यों है, तो हाउ और व्हाट किसी काम का नहीं है। और अगर आपका वाई पूरा क्लियर है, आपका वाई बिल्कुल पावरफुल है, तो हाउ और व्हाट अपने आप आ जाते हैं। तो पीपल डू नॉट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। अगर आपने शार्क टैंक भी देखा होगा तो यही पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने का आपका मकसद क्या है, ये प्रोडक्ट सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। अधिकतर शार्क टैंक यही कहते हैं कि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सोसाइटी में, वो फैमिली में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जो दूसरा रूल है दोस्तों वो होता है परसिस्टेंस, कि आपको ये काम निरंतर करते रहना है, परसिस्टेंसी से काम करना है। उसका मतलब होता है कि इसमें आपको रिजेक्शन भी आएगा, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, आपके पास बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन उससे आपको पार जाना है। और ये तभी होता है जब आपका पहला जो सक्सेस प्रिंसिपल है वो आपका पावरफुल होता है, मतलब आपका वाई पावरफुल होता है। अगर आपका वाई पावरफुल नहीं है तो लोग एक ऑब्स्टिकल्स, दो ऑब्स्टिकल्स, तीन ऑब्स्टिकल से बाद इस काम को छोड़ देते हैं, इस काम से बाहर निकल जाते हैं। तो द कंटिन्यूस एफर्ट टू डू अचीव ए समथिंग इवन व्हेन फेस्ड ऑब्स्टिकल्स, इसको परसिस्टेंसी कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपको पास दूसरा प्रिंसिपल अपने आप आ जाएगा, परसिस्टेंस, कि आप उस काम में लगे रहोगे। जो तीसरा सक्सेस प्रिंसिपल है दोस्तों वो अब है अपग्रेड योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जो स्किल्स आज से 6 साल पहले चलती थी वो आज आउटडेटेड हो गई है, और जो आज स्किल्स हमारे पास है वो आने वाले 4-5 साल में आउटडेटेड हो जाएगी। पहले हम सोशल मीडिया का बिल्कुल यूज नहीं करते थे, इस तरह का मीटिंग लेना कुछ भी यूज नहीं था। लेकिन कोरोना के कारण जो हम सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने लग गए, जूम मीटिंग का यूज करने लग गए, चैटबॉट का यूज करने लग गए, अब एक नया सॉफ्टवेयर आ गया चैट जीपीटी, उसका यूज हम कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो नई नई टेक्नोलॉजी है जिस जिससे हमको अपने आप को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हमको उनसे संबंध बनाना पड़ेगा, हमको उसको सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर हम नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, नए नए प्रोस्पेक्टिंग के तरीके नहीं सीखेंगे, नए नए अप्रोच के तरीके नहीं सीखेंगे, नए नए क्लोजिंग के, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके नहीं सीखेंगे, उनको अपग्रेड नहीं करेंगे, उनको पॉलिश नहीं करेंगे, तो हम बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे, लंबा नहीं टिक पाएंगे। जैसे आप सभी को पता है नोकिया, HNT, कोडेक, ये सब कंपनी है, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके गए, तो इंडस्ट्री ने उनको आउट कर दिया। क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो अपग्रेडेशन मांगती है, वो इनोवेशन मांगती है। तो उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में आगे आने वाले टाइम पे मेरे को कौन कौन सी स्किल्स को सीखना पड़ेगा, मेरे को क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे आपको वीडियो बनाना सीखना पड़ेगा, अब आपको एक एक 2-2 मिनट की यूट्यूब की वीडियोस बना के अपने फेसबुक पे डालना, यूट्यूब पे डालना, कस्टमर को डालना, वो करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया में लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इस पे एक्टिव रहना पड़ेगा। आपके पास ट्विटर है, या इस पे आपको अपने छोटे छोटे फाइनेंशियल्स के ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे या कुछ टिप्स लिखनी पड़ेंगी। तो ये होता है कि टाइम टू अपग्रेड, कि आपको अपग्रेडेशन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों पावरफुल एनवायरनमेंट। ये भी बहुत बड़ा सक्सेस का प्रिंसिपल है कि जो भी आपका सराउंडिंग है, जो भी
पीपल्स हैं, आप एवरेज 5 लोगों का, आप कोई भी 5 लोगों का एक एवरेज है, तो आप किस कंपनी में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, किन लोगों के साथ आप अपने अपने बिजनेस की, अपने विजन की बातचीत करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे इस कोटेशन में लिखा है कि कंपनी ऑफ ए गुड पीपल इज लाइक वॉकिंग इनटू ए शॉप ऑफ परफ्यूम, वेदर यू बाय द परफ्यूम और नॉट, यू आर बाउंड टू रिसीव द फ्रेग्रेंस। कि जो गुड पीपल्स की कंपनी है वो ऐसी है जैसे आप परफ्यूम की शॉप में गए, आप परफ्यूम लो ना लो लेकिन तब भी आपके में कुछ फ्रेग्रेंस कुछ टाइम के लिए आ जाएगी। उसी तरह आपका एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, अपने व्यवसाय की बात करते हो, ये आपको फ्यूचर डिसाइड करता है, ये आपका फ्यूचर बनाता है। दोस्तों से एक छोटा सा मैंने कोर्स देखा था, उसमें लिखा था कि एक जो मधुमक्खी है वो अगर अ, फल के ऊपर बैठ जाए, जो हम कांटे से फल तोलते हैं उस पे बैठ जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। लेकिन अगर वही मधुमक्खी किसी उस कांटे पे बैठ जाए जिस पे उस समय सोना तुल रहा हो, तो उस मधुमक्खी का मूल्य 5,000 10,000 रुपए के करीब हो जाएगा। तो थी तो मधुमक्खी, लेकिन उसका मूल्य डिसाइड किया कि वो बैठी कहाँ पे है। वो उस तराजू पे बैठी है जिसपे फल तुल रहे थे, या वो उस तराजू पे बैठी है जिसपे सोना तुल रहा था। तो आपका संगत आपका भविष्य या आपका मूल्य निर्धारित करता है। तो हमेशा जो अपना एनवायरनमेंट है, ऐसे लोगों से रखिए जो पॉजिटिव हो, जो विजनरी हो, जो फ्यूचर में बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो हमेशा कहते हो कि इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, इस बिजनेस में बहुत आगे बहुत बड़ा समय, अच्छा समय आने वाला है। तो आपका वहां से माइंडसेट बनता है। क्लियर है दोस्तों आपको अभी तक का? क्लियर है तो एक बार CLR लिख दीजिए, और ये प्रिंसिपल्स आप नोट्स भी करते रहिए। उसके बाद होता है दोस्तों, बी विलिंग टू पे द प्राइस। हमें जब भी सफलता चाहिए तो उसका ब्रेन ट्रेसी ने बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखा है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द प्राइस ऑफ सक्सेस। कि सक्सेस का आपको प्राइस चुकाना पड़ता है। इट मस्ट इट मस्ट ऑलवेज बी पेड इन फुल इन एडवांस, और ये फुल इन एडवांस में देना पड़ता है। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी हेल्दी थिन रिच, बट मोस्ट पीपल आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस। कि दोस्तों सफलता के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपको अगर हेल्दी होना है तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, कि आपको अपने स्वाद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी ईटिंग हैबिट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको रिच होना है तो आपको अपनी फाइनेंशियल हैबिट को देखना पड़ेगा। अगर आपको रिच होना है तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो भी मनी मेकिंग स्किल्स आजकल चल रही हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको हैप्पी रिलेशनशिप रखना है तो आपको प्राइस चुकाना पड़ेगा, कि आपको अपने एंगर्स को छोड़ना पड़ेगा। तो हर चीज का प्राइस चुकाना पड़ता है। अगर आप किसी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन को देखो तो उनको भी बहुत प्राइस चुकाना पड़ता है। उनको सुबह 4 बजे 5 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। उनको फिट रहने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा होता है प्राइस चुकाना, कि वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्राइस चुकाते हैं तो बाद में उसको उसका फल मिलता है। हमेशा दोस्तों प्राइस पहले चुकाना पड़ता है, हमेशा एडवांस में चुकाना पड़ता है, और रिजल्ट उसका बाद में मिलता है। अगर आप किसी सेलिब्रिटीज को देखें जो गाने गाता है, उनको उनका भी अगर आपने कभी हिमेश रेशमिया या इनका इंटरव्यू सुना होगा, तो ये बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खाते पीते, क्योंकि उनको इसका प्राइस चुकाना पड़ता है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से अगर मैंने लिया और हमारा गला खराब हुआ तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो भी एक्ट्रेस होते हैं इतने बड़े बड़े, जो इतना फिट रहते हैं, इनको भी प्राइस चुकाना पड़ता है। तो आप अपने आप से पूछिए कि इस व्यवसाय में, सेलिंग के व्यवसाय में, लाइफ इंश्योरेंस के व्यवसाय में आप क्या प्राइस चुकाने के लिए तैयार हैं। आपको सक्सेस चाहिए, MDRT COT TOT चाहिए, नेम फेम चाहिए,
लेकिन उसके लिए आप प्राइस क्या चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों से मिलने के लिए, रेगुलर मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ईगो, अपने रिजेक्शन, इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारा प्राइस आपको चुकाना पड़ेगा अगर आपको सफलता पानी है। उसके बाद है दोस्तों, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जैक कैनफील्ड की बुक है जिसमें उन्होंने सक्सेस के प्रिंसिपल्स लिखे हैं। उसमें से एक ये प्रिंसिपल है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। कि आपकी लाइफ में जो भी अब तक हुआ है या जो भी आगे होगा, उसके लिए केवल आप रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कहते हैं, टू अचीव मेजर सक्सेस इन लाइफ, टू अचीव दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, यू मस्ट अज्यूम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नॉट इवन 99%। कि आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना कि उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी वजह से इस बार मैं अपना जो है गोल या टारगेट अचीव नहीं कर पाया, बचपन में मेरे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मेरे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, मेरे को अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, उसके लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये आपको ब्लेम गेम हमेशा नहीं रखना है। जो भी आपको लाइफ में अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहले आप इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि लाइफ मेरी है, फ्यूचर मेरा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मेरी है। जो भी इसका उत्तरदायित्व है ये मेरे कंधों पे है और किसी के कंधों पे नहीं है। जब आप अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो आपको एक सुप्रीम पावर मिलती है कि आप किसी भी काम को करने लग जाते हो। लेकिन जब आप ब्लेम गेम खेलते रहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं किसको ब्लेम दे दूं, कि मैं उसको ब्लेम दे दूं। वहां पे आपका माइंड हमेशा एक्सक्यूज के बारे में सोचता है। और जब आप 100% अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपका माइंड हमेशा आपको रास्ते दिखाता है कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ सक्सेस प्रिंसिपल थे दोस्तों, एक बार आप लिख लीजिए। सबसे पहला है कि क्लियर योर वाई, कि आपका वाई पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप इस व्यवसाय में क्यों हो, इस प्रोडक्ट को आप क्यों सेल करते हो। दूसरा हमने बताया था कि आपको परसिस्टेंसी फॉलो करनी है, बी परसिस्टेंट रहना है, हमेशा निरंतरता में रहना है, काम में लगे रहना है, प्रयास करते रहना है, कभी भी प्रयासों को अपने कम नहीं होने देना है, कभी भी प्रयासों को छोड़ना नहीं है। तीसरा हमने बताया था कि अपग्रेड योर स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते रहना है, नई नई चीजें सीखते रहनी है, इनोवेटिव वे में रहना है, हमेशा क्रिएटिव रहना है कि नई चीज को मैं किस तरह और अच्छे तरीके से कर सकता हूं, किस तरह मैं इस काम को और अच्छे तरीके से कम समय में कर सकता हूं। यह भी आपका एक अपग्रेडेशन का पार्ट होता है। उसके बाद हमने बात करी कि पावरफुल एनवायरनमेंट, कि आप आज जो भी हैं अपने 5 दोस्तों का, अपने 5 समूहों का एवरेज हैं। आप आज जो भी हैं अपनी हैबिट की वजह से हैं। तो आपको देखना है कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मैं किन लोगों से बात करता हूँ, क्या वो मेरे को मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं, क्या वो मेरे को मेरे गोल्स के बारे में, कमिटमेंट्स के बारे में पावरफुल वे में बातें करते हैं। तो अपना एनवायरनमेंट आप चेक कीजिए, नहीं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपना खुद का आप क्रिएट कीजिए। उसके बाद हमने बात करी बी विलिंग टू पे द प्राइस, कि सफलता पाने के लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत आपको एडवांस में ही पूरी चुकानी पड़ेगी, उसके बाद सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे कि पहले मेरे पास पैसा आ जाए उसके बाद मैं काम करना चालू करूं। नहीं, पहले आपको बहुत काम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के अपना प्रोडक्टिव जोन, एफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, उसके बाद सफलता आपको मिलेगी। उसका हमने डिस्कस किया कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ है या आगे जो भी होगा, उसके केवल जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपकी हैबिट्स हैं, आपके काम हैं, जो आपने आदतें डाली हैं, जो आपने अब तक काम किया है, वो उसकी वजह से है। तो आगे अगर आपको अपना फ्यूचर चेंज करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की कि मैं इसको किस तरह चेंज करने के लिए तैयार हूं। आपको ब्लेम गेम से बाहर आना पड़ेगा, किसी को भी कभी ब्लेम नहीं दीजिएगा।
बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपनी सोसाइटी को ब्लेम देते रहते हैं। उससे वो कभी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंड हमेशा एक विक्टिम माइंडसेट की तरह बन जाता है। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी लाइफ की, कि जो भी हूँ। सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों एक्सेप्टेंस, कि आप अपने आप को जैसा भी है सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ठीक है, अब इसमें और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, एक शिफ्ट आएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 3-4 कारण कि क्यों लोग सेलिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, क्यों लोग सफलता नहीं पा पाते। तो सबसे पहला है दोस्तों हद से ज्यादा उम्मीद करना, कि लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और सोच के आते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग एकदम से परचेज कर लेंगे। उनको बताया जाता है कि आप 1 लाख की पॉलिसी बेचोगे, 35,000 रुपये आपको उसका इंसेंटिव आएगा, पे आउट आ जाएगा। तो उनको लगता है कि बिजनेस बहुत आसान है। वो उस बिजनेस में क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसके मापदंड हैं, किस तरह हमको काम करना है, वो उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं करते, और एकदम सोचते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट आने लगेगा। जो इसको कहते हैं, हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि एकदम से मेरे को कुछ चीज मिल जाए, एकदम से मेरे को सफलता मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुअली काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको बुनियाद बनानी पड़ेगी। तो बहुत से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि एकदम से मैं भी इस बिजनेस में किसी और की सफलता देख के कि मैं भी इसमें बहुत अच्छा काम कर लूंगा, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट डालते रहने पड़ेंगे। दूसरा है कम लागत में बिजनेस शुरू हो जाना, कि यहाँ पे आपको कॉस्ट तो कुछ देना नहीं है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, खोने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ है। अगर बहुत से बिजनेस देखो तो उनके लिए लैंड लगती है, रेंट एग्रीमेंट लगता है, मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हमारा रॉ मटेरियल पीपल्स है, जो हर जगह अवेलेबल है। कोई अपना पर्सनल ऑफिस नहीं डाला, तो कम लागत में बिजनेस शुरू हो जाना, तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं आती है किसी भी पर्सन के पास। वो इसको एज अ बिजनेस की तरह नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें चलो किस्मत आजमा के देखते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जिस काम में है वो कर लेंगे। ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। तो रिस्क नहीं है तो दोस्तों रिवार्ड भी उतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को एज अ बिजनेस माइंडसेट से चालू करो, एक अच्छा ऑफिस डालो, स्टाफ रखो, और पूरा सिस्टम बनाओ, तो यहाँ पे भी आपको सफलता मिलती है। लेकिन लोग इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट डालने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तीसरा, बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं है, कि हम इस बिजनेस में आ गए, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, पहले तो अपने क्लोज सर्कल में पॉलिसी बेच दी, लेकिन बाद में नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल में एडवाइजर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। एग्जिट का इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कोई पैसा डाला नहीं था। तो हम अगर इस बिजनेस को एग्जिट करेंगे, छोड़ के जाएंगे, तो हमें कोई भी अपनी जेब से तो कुछ गया नहीं है। दूसरा, जो हमने अपने कस्टमर बनाए हैं उसका भी केयर टेकर हमारे जो डीओ सर हैं या एलआईसी है वो कर लेगी। तो हमारा जो रॉ मटेरियल हमने उसको नरिश किया, उसका भी हमको कोई रिस्क नहीं है, बल्कि वो तो पैसा आ ही रहा है। तो बिजनेस छोड़कर जाने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो बहुत जल्दी लोग इस बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं। इसमें चर्निंग रेशो बहुत ज्यादा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो लोग हैं, जब उनका एक क्लोज सर्कल खत्म हो जाए तो वहां से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सीखने की कोशिश ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर 3-4 साल में हमारे जो पुरानी स्किल्स हैं वो डाउनग्रेड हो जाती हैं, और हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। लेकिन बहुत से लोग सेलिंग में सोचते हैं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें जो नॉलेज है प्रोडक्ट की वो बहुत है। लेकिन अब जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का अब कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, उससे हमें को ये देखना है कि मैं किस किस तरह अपने कस्टमर से बात कर सकता हूँ। तो ट्रेनिंग का ज्यादा ना होना भी एक रीजन है कि लोग इस इंडस्ट्री से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। मैंने दोस्तों 3 साल, 3.5 साल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया है, और उनके पास एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग की टीम रहती है, जो हर एक सेंटर्स में उनको
एवरी वीक 4 से 5 घंटे की पूरी ट्रेनिंग देती है, जिसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती थी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती थी। उस तरह का भी कोई एनवायरनमेंट हमारी संस्था में नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि हम कोऑप नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते कि हमें किस तरह से डीलिंग करनी है। क्लियर है दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट? एक बार आप नोट कर लीजिए कि ऐसे 3-4 क्या कारण हैं कि एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। हाँ, LIC लेकिन प्राइवेट अब आपको काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, ट्रेनर्स बने हैं, जहां से आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। राजेश यादव सर ने भी इसमें बहुत अच्छा मुहिम में अपना एक साथ दिया है। जैसे हद से ज्यादा उम्मीद करना, तो दोस्तों उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन आपको उसी के हिसाब से अपने पहले एफर्ट भी देखने चाहिए कि जिस हिसाब से मैंने एफर्ट डाले हैं, क्या उस हिसाब से मेरा रिजल्ट आया है। अगर मेरे एफर्ट कम है और मेरे रिजल्ट ज्यादा हैं, तो वहां पे आपको हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेगा। तो हद से ज्यादा उम्मीद करना ठीक है, लेकिन आपको हमेशा आपको हमेशा अपने एफर्ट्स को भी देखते रहना चाहिए कि मैंने जो एफर्ट डाले उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिला नहीं मिला। इसके लिए जो सबसे उपयोगी तकनीक होती है, वो आप डेली देखिए कि मैं डेली कितने घंटे अपने इस इंश्योरेंस के बिजनेस में डिवोट कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप डेली के केवल 3 घंटे डिवोट कर रहे हैं और उससे आपको महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए कमीशन आ रहा है। तो आप अपने आप से पूछे कि अगर कोई मैं ऐसा लड़का सैलरी पे रखता जो केवल 3 घंटे 4 घंटे दिन के काम करता और उसको मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ता सैलरी, तो क्या मैं देता? अगर नहीं देता तो LIC मुझे क्यों दे रही है? तो आपके एफर्ट्स अपने आप ज्यादा हो जाएंगे कि जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं वो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करें। अगर मैं किसी स्टाफ को नहीं दे सकता इतना पेमेंट, तो LIC मेरे को क्यों देगी, या LIC मेरे को क्यों दे रही है? दूसरा है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस में करते रहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेडेशन में करते रहिए, स्टाफ के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आप अपने इस बिजनेस को कैसे एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूँ, आप सोचिए कि एज ए बिजनेस है इसको मैं किस तरह बढ़ा सकता हूँ। कोई ना कोई अपने लिए एक ऐसा रूल डालिए कि अगर मैं इस बिजनेस से एग्जिट हुआ तो मेरे को खोना क्या पड़ेगा। क्योंकि जब दाव पे कुछ होता है, जब कुछ सेक पे लगा होता है, तो हम वहां पे रुकने का प्रयास करते हैं। और हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जैसे कम्युनिकेशंस के ऊपर सीखिए, हैबिट्स के ऊपर सीखिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर सीखिए, यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर आप सीखिए। और आजकल बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, जैसे कैनवा के थ्रू आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। ये आप सीखते रहिए, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। उसके बाद है दोस्तों, बिकम ऑर्डिनरी एजेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट। उसमें जो ऑर्डिनरी एजेंट होते हैं उनका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। सुबह कितने बजे उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है तो कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट होता है, केवल ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा क्या लगता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। उनके पास पूरा टू डू लिस्ट होती है, पूरा टाइम मैनेजमेंट होता है कि वो अगले दिन सुबह उठेंगे तो उनको किन 10 लोगों को कॉल पे बात करनी है, अपने किन क्लाइंट्स का बर्थडे विश करना है, किन क्लाइंट्स की मैरिज एनिवर्सरी विश करनी है, किन क्लाइंट्स के बच्चों के बर्थडे विश करने हैं। उनके पास पूरा टाइम मैनेजमेंट होता है, पूरा उनका डे का शेड्यूल होता है। उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले से ही फिक्स होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे, जैसे आज जो तारीख है
10 तारीख है तो 11 तारीख को मैं क्या करने वाला हूँ, 12 तारीख को मेरा क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये आपको एक पता होना चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने टाइम को प्रायोरिटी देंगे, आप अपने काम और अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, तो ये आपके शेड्यूल में, अपनी हैबिट में अपने आप आ जाएगा। उसका जो ऑर्डिनरी और एजेंट होते हैं, उनमें फियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। वो कुछ भी नया करने से घबराते हैं, लोगों की ना सुनने से घबराते हैं। लेस कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज, प्लान की नॉलेज, कंपटीशन के प्रोडक्ट्स की नॉलेज, मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो उसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। कस्टमर ने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको अपना जो है शैकल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट होते हैं वो बहुत डेयरिंग के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस है, नो का बिजनेस है, नो इस बिजनेस में आएगा ही आएगा, रिजेक्शन मेरे को फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज से डरते नहीं है, और उनके पास कॉन्फिडेंस बहुत होता है, क्योंकि उनको अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट के ऊपर और कस्टमर के ऊपर पूरा विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है। तो जब आपको ये कन्विक्शन हो जाएगा कि मैं एज अ सेल्समैन बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी सबसे बढ़िया है, और जो कस्टमर सामने ये प्रोडक्ट ले रहा है उससे उसकी ये नीड्स फुलफिल हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा। तीसरा होता है जो ऑर्डिनरी एजेंट हैं, वो प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। आप सबको पता है जो ये सेलिंग का बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है प्रोस्पेक्टिंग। कि नए नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करना, नए नए लोगों से बीमे की बात करना, नए नए लोगों को अपने रिलेशन में लाना, उनसे संबंध बनाना। ऑर्डिनरी एजेंट इससे बचते हैं, उनको प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी, प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट या प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स इतनी नहीं आती। जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट है उनको पता है कि डेली मेरे को 5 से 10 नाम अपनी प्रोस्पेक्ट डायरी में, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ऐड करने ही करने हैं। जब मैं ये नाम ऐड करूंगा तो मेरा जो बिजनेस है वो फ्लो होगा, मेरा जो बिजनेस है वो रन होगा। सभी को वॉइस क्लियर है दोस्तों? एक बार अगर क्लियर है तो वो वीसी लिख दीजिए, क्योंकि एक मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही है दर्शन जी का। आप सभी को क्लियर है? दर्शन जी एक बार आप चेक कर लीजिए, एग्जिट होके एक बार आप इन हो जाइएगा, क्योंकि सभी को वॉइस आ रहा है। तो दोस्तों आपको प्रोस्पेक्टिंग करती रहनी पड़ेगी, डेली के 5 नाम 6 नाम किस तरह मैं अपने प्रोस्पेक्ट बैंक में, अपनी प्रोस्पेक्ट डायरी में ऐड कर सकूं, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट्स होते हैं, जो एक सक्सेसफुल एजेंट होते हैं, उनका आपने देखा होगा कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे रेफरेंस मांगते रहते हैं, उनसे मीटिंग करते रहते हैं और उनसे हेल्प मांगते रहते हैं। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिंग की एक्टिविटी है जो आपको फॉलो करनी है। जो ऑर्डिनरी एजेंट होते हैं वो नई स्किल सीखने में हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि जो मैंने सीख लिया बहुत है। नई स्किल्स का मतलब दोस्तों केवल अपने फील्ड के बारे में नहीं, आपको बुक रीडिंग की स्किल्स, फाइनेंशियल मैगजीन्स को रीडिंग करने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको पेरेंटिंग की थोड़ी बहुत स्किल्स, ये सब अब सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आजकल की डिमांड है। क्योंकि जो कस्टमर है वो चाहता है कि जो मेरा एडवाइजर है, मेरी सारी जो भी तकलीफें हैं उसको, उसका कुछ ना कुछ समाधान पता हो। अगर मेरे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं या बहुत चिड़चिड़े रहते हैं तो उसका मैं पूछ सकूं, तो उनके पास कुछ समाधान हो। अगर घर में कुछ अनबन चल रही है तो रिलेशनशिप के भी उनके पास कुछ समाधान हो। तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, ये आगे आने वाली टाइम की बहुत डिमांड रहेगी। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बिजनेस की ट्रेनिंग, आपको सीखना पड़ेगा कि एक बिजनेस को कैसे ऊपर उठाया जाए, एज अ बिजनेसमैन की तरह कैसे थिंक किया जाए। अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास बैठो तो आप उसको भी 2-3 कुछ ऐसे आइडियाज बता सको कि वो उनका बिजनेस उससे रन कर सके, उनका बिजनेस में थोड़ा हेल्प मिल सके, तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी।
इंट्रोवर्ट नेचर होता है कि दूसरों से घुल मिल के ना बात करना, किसी भी पार्टी में गए किसी से मिले तो केवल हाय हेलो तक सीमित रह जाना, आगे बात को ना बढ़ाना। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट हैं उनके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि एक बात से दूसरी बात कैसे निकालें, दूसरी से तीसरी कैसे निकालें, कस्टमर के बारे में कैसे और ज्यादा बातचीत में उनकी लाइफ के बारे में जान सकें। तो एक एक्सट्रोवर्ट नेचर आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। उसका दोस्तों जो ऑर्डिनरी एजेंट होते हैं वो सोचते हैं कि सारे वर्क मैं ही कर लूं, उनके पास कोई टीम नहीं होती, कोई पीपल्स नहीं होते, सारा काम सर्वव्यापी मेरे ही भरोसे, प्रीमियम जमा कराना है, रसीद लानी है, कुछ भी काम करना है वो सब सोचते हैं मैं ही कर लूं। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजेंट हैं वो डेलीगेशन में विश्वास रखते हैं, वो टीम बनाते हैं, वो लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो अपने वर्क को दूसरे लोगों को देते हैं। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कॉलिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, सर्विसिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, फील्ड बॉय का अलग डिपार्टमेंट होता है। जब आप डेलीगेशन करते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस काम को करने के लिए, सोचने के लिए, जो आपके बिजनेस में आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डिनरी एजेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट कैसे बनना है। ये कुछ हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस किए। क्लियर है दोस्तों आप सभी को? सबसे पहले हमने 6 सक्सेस प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, फिर हमने 4 रीजन देखे कि क्यों हम इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट्स टू किस तरह डिफरेंस है वो हमने सीखा है। तो अब अपने आपको आपको एक सेल्समैन से मास्टर सेल्समैन बनाना पड़ेगा। इसमें नॉर्मल अप्रोच से प्रोफेशनल अप्रोच आपको लेके जानी पड़ेगी कि अब आपको केवल प्रोडक्ट के ऊपर ना बात करके कस्टमर की लाइफ में किस तरह आप अपने कंसेप्ट से, नॉलेज से उनको उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हो, वो आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एक नॉर्मल अप्रोच होती थी कि हम कस्टमर के पास चले गए, उनको बता दिया कि सर LIC का एक देखो प्रोडक्ट आया है, इसमें इतने इतने पैसे आप भरोगे इतना आपको मिलेगा। लेकिन अब आपको उससे ऊपर वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी जिसको हम रिलेशनशिप बिल्डिंग अप्रोच कहते हैं, कि किस तरह पहले हम उनसे रिलेशनशिप बना सकें, उसको कहते हैं प्रोफेशनल अप्रोच। पोस्टमैन टू सेल्समैन, पहले क्या होता था कि हम पॉलिसी के पेपर दिया है, रसीद जमा करा दी, रिन्यूअल की रसीद दिया है, लेकिन अब हमें उससे और ऊपर कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिड सर्विस देनी पड़ेगी। तो आपको एज अ मास्टर सेल्समैन बनना पड़ेगा। और मास्टर सेल्समैन के लिए जो हमने प्रिंसिपल्स की बात करी, जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट वर्क करते हैं उनकी बात करी, वो आपको हैबिट अपने में डालनी पड़ेगी। जो हमने कहा था कि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा लेवल होता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि आपका कहाँ कहाँ पे जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कि कहाँ कहाँ पे आपका जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग कर पा रहा हूँ, क्या मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, इंस्पायर रहता हूँ, क्या मेरे पास स्टाफ है वर्क को डेलीगेट करने के लिए। तो इस पे आपको देखना पड़ेगा कि किन किन एरियाज में मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसका देखते हैं कि दोस्तों सेलिंग क्या है। कि सेलिंग एक कॉम्बिनेशन है आर्ट का। कहा जाता है कि सेलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो सेलिंग में आर्ट होती है, साइंस होती है, लेकिन एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो इंटेंजेबल प्रोडक्ट है, ना हम देख सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं, ना हम दिखा सकते हैं। तो हमें जो डील करनी होती है वो कस्टमर के साथ डील करनी होती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है वो फेथ और प्रॉमिस का प्रोडक्ट है। केवल इसमें फेथ और प्रॉमिस चलता है। हम एक विश्वास दिलाते हैं, हम एक वादा करते हैं कि भविष्य में आपको इतना पैसा मिलेगा या फिर आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। तो सेलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड डीलिंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी, कि ह्यूमन किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा बाइंग बिहेवियर क्या है, हमारा बाइंग पैटर्न क्या है। सबसे पहले कहा जाता था कि सेलिंग केवल कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन है आर्ट, साइंस एंड डीलिंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है।
जो भी कोई आप चीज लेते हो तो अपनी 5 सेंस से लेते हो, या तो उसको टच करके, सूंघ के, आंखों से देख के, कान से सुन के। लेकिन इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है, हम टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, इनविजिबल प्रोडक्ट है, केवल एक पेपर का टुकड़ा है। तो जो इंश्योरेंस है वो फेथ, भरोसे और प्रॉमिस पे बिकता है। तो इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है। तो 8 है, तो इसमें हमें क्या है, इमोशन से बिकता है। अगर साइंस है तो इसमें कुछ प्रोसेस है। 8 में दोस्तों इमोशन होता है कि आप लोगों को किस तरह अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रेजेंटेशन से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, कि उनको फ्यूचर में ले गए और इस तरह से आपने उनको इमोशनल कर दिया कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो वहां पे कस्टमर को लॉस होगा। सेलिंग इज अ साइंस, की इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं कि सबसे पहले आपको सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच के बाद आपको कस्टमर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो एक ये प्रोसेस होता है। सीधा जाके ही आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग पे नहीं आ सकते। तो एक ये प्रोसेस है, तो इसकी वजह से इसको साइंस कहते हैं। और क्या इमोशंस हमको लाने हैं, कब लाने हैं और किस तरह लाने हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपकी प्रेजेंटेशन पे। तो ये डीलिंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, वो आप लिख लीजिए कि आपको इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आना चाहिए। आर्ट, साइंस एंड डीलिंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी। यहां तक अगर आप सभी को क्लियर है दोस्तों, तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। कि आर्ट में होता है कि मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन देता हूं। आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका कुछ और होगा, आपके ही डीओ की टीम में कोई और एजेंट होगा, उनका कुछ और तरीका होगा, किसी और एडवाइजर का तरीका कुछ और होगा। तो उसको आर्ट कहते हैं कि इसमें हर एक तरह जने का जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है वो अलग अलग होता है। साइंस क्या होता है कि इसमें प्रोसेस फॉलो करना होता है। और डीलिंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हमें वो इमोशंस जो हमने कस्टमर को बताए हैं, जो हमें लाने हैं, वो कब लाने हैं, किस समय लाने हैं और कैसे लाने हैं। तो प्रोडक्ट सेलिंग 3 चीज पे बेस है दोस्तों। सबसे पहला है रिलेशन, कि आप कस्टमर के साथ किस तरह का रिलेशन स्टेब्लिश कर पाते हो। कई बार आप देखते होंगे कि काफी एडवाइजर कहते हैं कि सर वो मेरे को अपनी इनकम शेयर नहीं कर पाते, वो मेरे को पूरा डाटा शेयर नहीं करते, फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं है तो जो सामने वाली पार्टी है आपको अपनी डिटेल देते हुए शर्माएगी, घबराएगी, आपके साथ शेयर नहीं करेगी। तो जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले बिकता है रिलेशन पे, दूसरा बिकता है प्रेजेंटेशन पे। कि रिलेशन के बाद आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन में आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, किस तरह लेके जा रहे हो। और उसके बाद बिकता है दोस्तों इमोशंस पे, कि आपने अपने प्रोडक्ट में कितना इमोशन डाला है, क्या कस्टमर का जो लेफ्ट माइंड है, राइट माइंड है, वो उसको डिसीजन लेने पे मजबूर किया है क्या। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हम बाय करते हैं इमोशनली और उसको जस्टिफाई करते हैं रेशनली। आपने कभी भी कुछ प्रोडक्ट लिया होगा तो हमेशा उसको इमोशन वे में लिया होगा और बाद में उसको जस्टिफाई किया होगा रेशनल वे में। तो आपको इन 3 चीजों पे भी महारत हासिल करनी है, रिलेशनशिप, प्रेजेंटेशन और इमोशंस। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं, उन सब ने अपने बच्चों को वैक्सीनेट किया होगा। तो एक आता है कि वैक्सीन है, इसमें दर्द नहीं होता, नो पेन वैक्सीन। किस किसने लगाया, लगवाया है वो अपने आ, बच्चों को? अगर लगवाया है तो वाई लिख दीजिए, यस। नो पेन वैक्सीन, कि आप डॉक्टर के पास जाते हो वैक्सीन लगवाने, तो लगाते हैं, कहते हैं कि नो पेन वैक्सीन आया है। दोस्तों जो ये नो पेन वैक्सीन है, इसका कहीं कोई ऐड नहीं है, कभी किसी ने बताया नहीं। इसको कौन बताता है?
केवल डॉक्टर बताते हैं। जब आप लगवाने जाओ तो कहते हैं कि एक वैक्सीन और है, सिंपल लगवाओगे तो 500 रुपए की है, नो पेन वाली लगवाओगे तो 2500, 2800, 3000 रुपए की है। लोग 6 गुना पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस डॉक्टर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश हुआ होगा कि आपने अपने उस बेटे को वहां बार बार दिखाया होगा। उन्होंने इस तरह से आपको बताया कि नो पेन वैक्सीन से जो है सूजन नहीं आएगी, जो बुखार नहीं चढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी। तो प्रेजेंटेशन का उसमें पार्ट था। और तीसरा, उन्होंने आपके इमोशंस को टच किया कि जिससे कि आपका जो चाइल्ड है वो हैप्पी रहेगा। तो यहाँ पे रिलेशन, प्रेजेंटेशन और इमोशन हर कोई आपको यूज करता है। बिल्कुल अजय जी। दूसरा, पंडित जी हैं, वो भी इन तीन चीजों का बहुत यूज करते हैं कि आपको ये पूजा करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि उससे आपके दर्द निवारण दूर हो जाएंगे। तो आप उसी पंडित जी से करवाते हो जिनसे आपका एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, और प्रेजेंटेशन में वो आपको आपके सॉल्यूशन देते हैं। और आप क्यों उस डिसीजन को लेने को तैयार हो जाते हो? क्योंकि उस समय आपका कोई इमोशन ट्रिगर हो जाता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो वहां पे रिलेशन, प्रेजेंटेशन और इमोशन का बहुत रोल होता है। अगर वो एक फेथ के ऊपर प्रोडक्ट है, जो ये पेनलेस इंजेक्शन है, ये फेथ और प्रॉमिस का है। जब हम कोई रिचुअल कराते हैं तो ये भी एक फेथ और प्रॉमिस का है। इसी तरह जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी फेथ और प्रॉमिस का है। अगर आप टीवी देखने जाओ तो वहां पे रिलेशनशिप का कोई इतना काम नहीं है। अगर आपको कोई टीवी परचेस करना है तो वहां पे रिलेशनशिप का काम नहीं है। वहां पे केवल क्या चलती है? मेनली प्रेजेंटेशन चलती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको लेना ही है। तो वहां पे इमोशंस का भी कोई ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन जो प्रोडक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोडक्ट होता है, फ्यूचर का प्रोडक्ट होता है, जिसमें केवल प्रॉमिस और फेथ होता है, तो वहां पे रिलेशन, प्रेजेंटेशन और इमोशंस, ये तीन चीजों को हमें ट्रिगर करना पड़ता है, इन तीन चीजों पे काम करना पड़ता है। क्लियर है दोस्तों कि रिलेशनशिप आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पे मास्टरी लानी पड़ेगी, और इमोशंस में आपको दोस्तों माहिर होना पड़ेगा। इमोशंस आपको हेल्प करते हैं कस्टमर्स को ट्रिगर करने के लिए। तो लोग उनके रीजन से खरीदते हैं कि उनको उससे क्या गेन होगा या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या बातें कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि किसी की मैरिज हो रही है, घोड़े पे बैठा है, और वहां पे जो इंश्योरेंस एडवाइजर कहे कि भाई पॉलिसी ले ले, अब तो जिम्मेदारी आ गई, कल तेरे को कुछ हो गया तो। वहां पे वो चीजें नहीं होती हैं। आप किसी बहुत एचएनआई क्लाइंट से ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी ले लो, कल तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। तो आप क्या बात कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं कस्टमर के इमोशंस और साइकोलॉजी के लिए। उसके बाद जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें हमें कुछ डायलॉग्स और पंच लाइन इंक्लूड हमेशा करने चाहिए। आपने देखा होगा कि एक डायलॉग होता था, ठंडा मतलब। दोस्तों, आप पूरा करना, ठंडा मतलब। सबने सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। बहुत पुराना ये पंचलाइन बना था, ठंडा मतलब कोका कोला। लेकिन ये आज भी चल रहा है। दूसरा बना था, कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ। कैडबरी डेयरी मिल्क का क्या था? कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ पे जो इनके सेल्स गाइज होते हैं, सेल्स मैन होते हैं, या जो स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर होते हैं, ये ह्यूमंस की एनएलपी और साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। कि वो एक डायलॉग को इस तरह हमारे पास बैठा देते हैं कि अगर हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो हम कोको कोला लेंगे, पानी चाहिए तो हम बिस्लरी लेंगे, चॉकलेट चाहिए तो कैडबरी लेंगे। तो उसी तरह हमको भी अपनी जो प्रेजेंटेशंस है उसमें उन डायलॉग्स का यूज कर सकते हैं
तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर सुपरहिट फिल्म? दोस्तों शोले थी। ये फिल्म सुपरहिट और पॉपुलर क्यों हुई? स्टोरी की वजह से। स्टोरी लाइन तो बहुत अदर फिल्मों की भी अच्छी होती है। म्यूजिक, एक्टर, या फिर डायलॉग? केवल डायलॉग की वजह से। वहां पे जो भी डायलॉग थे, जो उसके डायलॉग का मास्टर ही था, वो एक एक जने को भी डायलॉग दिया था। तो दोस्तों हमें आज भी याद है, उसमें ए के हंगल का छोटा सा रोल था और उसमें केवल एक ही उनका डायलॉग था। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? केवल एक ही डायलॉग था पूरी पिक्चर में, लेकिन वो आज तक हमें याद है, क्योंकि उसमें जो उनका डायलॉग डिलीवरी वाले थे, उन्होंने चुन चुन के सबको डायलॉग दिए थे। तो पिक्चर आज भी हमारे जो है जहन में बसी हुई है। बहुत ही कम पिक्चर ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें नेगेटिव रोल का किरदार लॉन्ग टर्म समय तक, लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन उस पिक्चर में जो गब्बर गब्बर का किरदार था, वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहा, केवल उसके डायलॉग्स और उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके के कारण। तो आपको भी अगर अपनी प्रेजेंटेशन सुपरहिट करनी है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आप पूछिए कस्टमर से और कुछ डायलॉग्स आप इंक्लूड कीजिए। किस किस तरह के डायलॉग इंक्लूड कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे 10 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा आपको हमारे अपकमिंग सेशंस के बारे में बताने के लिए, जो कि हमारा है अप्रोच मास्टरी के ऊपर। इसमें हम 3 पैरामीटर्स पे बात करेंगे, 3 पैरामीटर्स पे कवर करेंगे कि बिफोर द अपॉइंटमेंट, एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, बिफोर द अपॉइंटमेंट हमारी किस किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। कि आपको टाइम मिल गया कस्टमर के पास जाने का, अब आपको 1 दिन 2 दिन बाद जाना है, तो बिफोर द अपॉइंटमेंट हमें क्या क्या तैयारी करनी है। दूसरा, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आप कस्टमर के पास बैठे, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिखाई, तो इस समय हमें किस तरह की बातें करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। और तीसरा है आफ्टर द मीटिंग, कि आप कस्टमर के पास मिल आए, सेल क्लोज हुआ या नहीं हुआ, तो हमें उसके बाद कस्टमर से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, क्या भेजना चाहिए, क्या लेटर्स डालने चाहिए, किस तरह के मैसेज हम डाल सकते हैं। तो ये 3 चीजों पे हमारा जो है आने वाला सेशन डिजाइन है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को समझिए कि किसी भी मैच से पहले कोई भी क्रिकेटर घंटों तक पसीना बहाता है, नेट प्रैक्टिस करता है, तो ये जो सिचुएशन है ये बिफोर द मैच है। अगर वो ये नहीं करेगा तो हो सकता है मैच के समय वो उतना अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। जब वो बिफोर द मैच अपनी प्रैक्टिस करता है, तो ये जो दूसरी सिचुएशन है, ये हमारी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन है, कि हमें फील्ड में परफॉर्म करना है। जो भी बॉलर बाउंसर मार रहा है, स्पिन डाल रहा है, अब हमें उसको खेलना है। और उसके बाद ये तीसरी सिचुएशन होती है कि हम अपने आप को एनालाइज करते हैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आफ्टर द मैच। हम क्लिप्स देखते हैं कि मैं कैसे आउट हुआ, किस बॉल पे आउट हुआ, ये बॉल इन स्विंगर आई थी तो मेरे को ये शॉट गलत खेल गया, ये बॉल आउट स्विंगर थी, या ये स्पिन हो गई। तो आप वहां पे अपने कोच के साथ बैठते हैं, या अब आजकल क्या हो गया, वीडियो की फुटेज आपको दिखाई जाती है कि आपने ये गलत शॉट खेल दिया। तो ये जो तीनों चीज हैं, ये सब इन्हीं चीजों पे है, बिफोर द अपॉइंटमेंट, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और आफ्टर द मीटिंग। तो कब है ये? 23 और 24 मई का ये शेड्यूल है। 2 दिन का ये सेशन होगा। क्या क्या हम इसमें सीखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं कि बिफोर द मीटिंग क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, कितने टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन चलती है, कितने तरह के माइंडसेट हमको रिक्वायर्ड होंगे, हाउ टू ग्रीट एंड मीट, किसी से भी किस तरह ग्रीट करें, मीट करें, किस तरह के हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, एजेंडा शीट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, भर सकते हैं, फैक्ट फाइंडिंग किस तरह करनी चाहिए, 2 तरह की नीड्स होती हैं, किस तरह उस कस्टमर की नीड्स को एनालिसिस करें और हम अपने इंश्योरेंस की नीड्स पे लेके जाएं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। स्पिन सेलिंग क्वेश्चंस हम किस तरह पूछ सकते हैं, कि जिसमें सिचुएशन क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन और नीड पे ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और एनएलपी का हम कैसे यूज करें,
ये सब हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह के हम लेटर्स सेंड करने चाहिए, बिफोर द अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, आफ्टर द मीटिंग कर सकते हैं, ये भी हम आपको परफॉर्मा दिखाएंगे। तो ये 23 और 24 मई 2 दिन का है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ बोनस टॉपिक्स भी होंगे दोस्तों, जैसे हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन मोर पावरफुल वे, रैपिड बिल्डिंग जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का पार्ट होता है वो किस तरह करें, एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे प्लान ए वर्सेस प्लान बी, अपने प्रेजेंटेशन में किन किन वर्ड्सों को हमें रिप्लेस करना चाहिए वो हम देखेंगे, 4 सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे, और 3 प्लान कॉम्बिनेशन। तो ये पूरे 2 दिन का हमारा एक करिकुलम है, शेड्यूल है, जो 23 और 24 मई को होने वाला है, जो है अप्रोच मास्टरी के ऊपर, जिसमें हम बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और आफ्टर द मीटिंग, ये 3 चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद है कि किस किस को एनरोल करना चाहिए, कि अगर आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में तो आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। अगर आपको इन 3 टाइप्स के अप्रोच के बारे में नहीं पता कि बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और आफ्टर द मीटिंग हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो आप इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। अगर आपको ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन रेगुलरली आ रहा है, तो मतलब आप रैपिड बिल्डिंग या क्वेश्चंस आस्किंग में उतने अच्छे से नहीं पूछ पा रहे हैं, पावरफुल वे में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आपको ये एनरोल करना चाहिए। और एक प्रोफेशनल और एक्सेप्टेबल वे में आपको आगे अप्रोच करनी है, काम करना है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका जो अप्रोच है, माइंडसेट है, वो प्रोफेशनल हो जाएगा। उसके बाद है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए, फैमिली के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, वो आपको जानने को मिलेगा। फैक्ट फाइंडिंग के लिए हम आपको कुछ पीडीएफ के टूल्स देंगे, और प्रेजेंटेशंस में किस तरह के वर्ड्स को यूज करना चाहिए, किस तरह के वर्ड्स को एलिमिनेट करना चाहिए, किस तरह हम अपने प्रेजेंटेशन को और पावरफुल बना सकते हैं, वो सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो ये 2 दिन का कोर्स है। इसका प्राइस है दोस्तों 999 रुपीज, और ये 24 और 25 मई को हमारा शेड्यूल है। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है अप्रोच मास्टरी के ऊपर सीखने के लिए, बहुत पावरफुल 2 दिन के हैं ये टॉपिक। कितना प्राइस रखा सर आपने? सर जो हम ये सेशन अपने हैं, तो इसका 999 हम लेते हैं। अच्छा, 999, हाँ 599। हाँ, 599 इसका ऑन स्पॉट प्राइस होता है, जो वेबिनार प्राइस होता है सर। हम्म। सेशन हिंदी में होगा। लेकिन आज आज जो करेंगे उनके लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग? सर ये जो सेशन होगा वो हिंदी में होगा। आपने इसका डेट क्या रखा है? सर इसकी डेट है 23 और 24। अच्छा, 23 और 24 तारीख को है। हाँ जी, तो 23। जो आज करेंगे उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? सर एक बार पहले आप ताकि लोगों पूछिए को, कि क्योंकि 23 और 24 बहुत लंबा है ना। कौन कौन मतलब एक्शंस। हाँ, तो अगर आज और इसमें करेंगे, दोस्तों देखो मैं एक आपको बताता हूँ, ये देखो ये शर्ट है मेरा, ठीक है। अब ये शर्ट के ये जो बटन जो है ना, ये खुले बटन है, ठीक है। अगर मैं इस बटन को यहां पर जोड़ू, ऊपर जोड़ू, तो क्या होगा? ये जो चीज है ना, मतलब मैं ऐसे बटन अगर लगाते जाऊं, तो पहले मैंने क्या किया है, ऊपर वाला बटन जो है ना, वही मैंने गलत लगाया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाला बटन जो है वो सही लगाना पड़ेगा। ऐसा मैं सही लगाऊंगा तो फिर दूसरे वाले बटन जो है वो ठीक से लगेंगे। अगर मैं ऊपर वाला पहले वाला बटन जो है वही मगे अगर मैं गलत लगाऊं,
तो सारी चीजें गलत हो जाएगी। दोस्तों एजुकेशन यही होता है। एजुकेशन मतलब अपने दिमाग जो है उस दिमाग को देना। दिमाग सबसे ऊपरी हिस्सा है। यहां पर तुम अगर सही चीज दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी आंखों से, कानों से, बातों से, हाथों से सब कुछ बराबर होते जाएगा। लेकिन यहीं पर गलत बटन दबा दिया, यहीं पर गलत चीज दी, सारी चीज गलत हो जाएगी। समझे आप? ये तुषार जी वो टाइम पूछ रहे, टाइम क्या इवनिंग में ही रहेगा? होगा। 8 to 9:45 रहेंगे ये, 8 बजे से लेके 9:45। तो अभी बोलो, अगर मैं तुषार जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो पहले तो मुझे बोलो कि कितने लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आज के आज। तो मैं तुषार जी से कुछ जो बात कर रहा हूं ना, उसमें कुछ स्ट्रांगनेस आ जाएगा। ठीक है सर। वो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं आज। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप जो अभी आज अर्ली बर्ड ऑफर के हिसाब से 499 आज रख दो, ऐसा मैं चाहता हूँ। 499 सर। इफ यू आर ओके। हाँ सर। कौन कौन इंटरेस्टेड है दोस्तों ये 2 दिन का सेशन अटेंड करने के लिए? 499 के फोर लिए नाइनटी कितने नाइन में। लोग इंटरेस्टेड है सर को बताइए, ताकि सर 499 का ऑफर जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपको दोनों दिनों का पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग, एक व्हाट्सएप पेड मेंबर की कम्युनिटी मिलेगी, 2 फैक्ट फाइंडिंग के हम पीडीएफ फॉर्म आपको देंगे, 2 रेडीमेड लेटर वर्जन देंगे जो आप आफ्टर द मीटिंग अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। एजेंडा शीट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपको कस्टमर से बात करनी है। ये नंबर है सर, एक बार चेक कर लीजिए। बराबर है मैडम, ये नंबर बराबर है ना? हाँ बराबर है। मैडम आप बहुत लेट जवाब देते हो, क्या हो गया क्या? राजेश्वरी अवस्थी जी के नाम से ये नंबर आएगा। दस मिनट का आप सबको दोस्तों टाइम देते हैं, फिर हम इसको आगे अपने सेशन को लेके जाएंगे। अभी 10-15 मिनट का सेशन और है। जो राजेश सर ने बोला है 499, आप उसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मैडम को भेज सकते हैं। 2 दिन का सेशन होगा 23 और 24 मई, अप्रोच मास्टरी के ऊपर। काफी कुछ इसमें हम सीखेंगे, काफी डीप में लेके जाएंगे। नंबर दिया है ना दामोदर, सामने तो दिख रहा है नंबर। हाँ, दोनों दिन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, दोनों दिन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। उसके अलावा आपको फैक्ट फाइंडिंग के पीडीएफ फॉर्म भी देंगे, कुछ लेटर्स भी हम देंगे, और भी काफी चीजें आपको हम दिखाएंगे जो प्राइवेट इंश्योरेंस के एडवाइजर यूज करते हैं, किस तरह वो बातें करते हैं। वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डिंग। रूपिन आप नए हो क्या? पुराने कस्टमर हो, आपको मालूम है ना, रिकॉर्डिंग हमेशा रहता है। जब तक क्लाउड अलाउड करते हैं तब तक रिकॉर्डिंग रहता है। कुछ नए नए आदमी ने पूछा तो मैं समझ सकता हूँ।
दोस्तों आज का ऑफर जो सर ने दिया है 599 499 है। तो आप इसका लाभ उठाइए। काफी रीजनेबल ऑफर सर ने दिलाया है। आज का सेशन कैसे लगा आपको, वो भी जरा फीडबैक डालिए इसमें। जो आपसे सब सक्सेस के प्रिंसिपल्स। कौन कौन सी एक चीज अच्छी लगी आपको, वो डालिए चैट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को रिवीजन हो जाएंगे। सिर्फ नाइस मत लिखो यार, जो चीज आपने आज सीखी वो भी तो लिखो। कोई एक लर्निंग आप हमेशा एक सेशन से लीजिए। अगर आप मंथ में केवल 5 सेशन अटेंड करते हो तो आप हर महीने 5 नई चीजें सीखोगे। और एक साल में 60 नई चीजें सीखना आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंज लेके आ जाएगा। सुरेश जी बराबर है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट, तो जो एटम बम होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देते हैं। तो उसी तरह केवल एक एक हैबिट, छोटी छोटी हैबिट, कि आज मैंने क्या लर्न किया, वो अपनी एक डायरी में लिखिए कि आज का मैंने सेशन अटेंड किया और मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा, कि मेरे को ये सक्सेस प्रिंसिपल अच्छा लगा, या मेरे को कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में ये जानने को मिला तो ये अच्छा लगा। तो वो आपका एक जो है ना, आपका रेडीमेड मैनुअल बन जाएगा। मैं एक बार टॉपिक आप सबको और दिखा देता हूँ। ये दोस्तों बोनस टॉपिक है। इसमें हम प्रेजेंटेशन भी कैसे देनी है उसके ऊपर बात करेंगे। रैपर बिल्डिंग के ऊपर हम काफी बात करेंगे। प्लान ए वर्सेस प्लान बी कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको बताएंगे जो आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में किन किन वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना चाहिए जो जार्गन्स वर्ड कहलाते हैं, कुछ सक्सेस प्रिंसिपल और 3 प्लान कॉम्बिनेशन। और जो सेशन है ये है कि बिफोर द मीटिंग हमारी किस किस तरह की प्रिपरेशन लगती है, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, टाइप्स ऑफ माइंडसेट। क्योंकि जो सेल्स है वो 80% माइंडसेट का खेल है और 20% आपकी नॉलेज का खेल है। कि उसमें आपका जो है माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, वो 80% आपका यूज करता है। कि हाउ टू ग्रीट मीट, विजिटिंग कार्ड कैसे दें, आस्किंग द क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए, हाउ टू यूज एजेंडा शीट, हाउ टू डू फैक्ट फाइंडिंग, कितनी तरह की नीड्स होती हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए। स्पिन सेलिंग के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एनएलपी जो लाइव लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ लेटर्स और मैसेज, ये दोनों हमारा करिकुलम रहेगा 23 मई और 24 मई का। आगे चलते हैं दोस्तों। हमने कहा था कि कुछ डायलॉग्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे सदवा क्या जाने विधवा का दर्द। ये आपको इमोशनल वे में बोलना है कि सर सदवा क्या जाने विधवा का दर्द, अगर सदवा जानती ना विधवा का दर्द तो बीमा लेता हर एक मर्द। जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कहते हैं कि मैं किसी और से पूछ के बताऊंगा या मेरी वाइफ मना कर रही है, तो उस समय आप इस तरह का कुछ एक डायलॉग या पंचलाइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि किसी भी सुहागन को बीमे का प्रीमियम हमेशा बड़ा लगता है। कि सर किसी भी सुहागन को बीमे का प्रीमियम हमेशा बड़ा लगता है, लेकिन हर विधवा को बीमे का क्लेम हमेशा छोटा ही लगता है। कि सर जिसको भी बीमे के मिलने वाला रकम होती है, आपको लग रहा है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मैं 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी लूं, कि हर सुहागन को जो है प्रीमियम बहुत बड़ा लगता है, महंगा लगता है, लेकिन जब उनको क्लेम दिलाते हैं तो उनको बहुत छोटा लगता है। तो आपका जो इंश्योरेंस है वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिटायरमेंट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि जब आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हो तब आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। कि जब आप शारीरिक रूप से
60 साल 65 साल में शारीरिक रूप से कमजोर होते हो, तब आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उसके बाद पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा। आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा। अगर आज आपने मुझे उड़ाया तो कल मैं आपको उड़ाऊंगा। जो लोग आजकल सेविंग नहीं कर रहे हैं, पैसे की बचत नहीं कर रहे हैं, उनको आप ये मनी का प्रिंसिपल, मनी का एक सिद्धांत है वो बता सकते हैं। उसके बाद LIC मीन्स लाइफ इन कंफर्ट, लव इज कंपल्सरी, लुक आफ्टर इन क्राइसिस। कि सर LIC का मीन्स केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं, लाइफ इन कंफर्ट, कि आपके ना रहने के बाद भी आपकी जो फैमिली है वो कंफर्टेबली अपना लाइफस्टाइल जी पाएगी, आप अपने रिटायरमेंट में कंफर्टेबली रह पाओगे। लव इज कंपलसरी, कि जो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, वो अपने LIC से कभी भी मना नहीं करते। और लुक आफ्टर इन क्राइसिस, कि किसी भी क्राइसिस में जो लुक आफ्टर करे वो LIC है। ये मैं आपको दोबारा से सारे दिखा दूंगा। उसके बाद देखिए रिटायरमेंट पे बहुत चलता है कि जब सर पे चांदी होती है तब जेब में सोना होना चाहिए। कि जब सर पे चांदी मतलब बाल सफेद हो जाएं, तो जेब में सोना मतलब पैसा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बुढ़ापे में लकड़ी की लाठी के साथ साथ आर्थिक लाठी का भी इंतजाम करना चाहिए। इनके कुछ मेरे इमेजेस बने हुए हैं, वो भी मैं आपको ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, जो राजेश सर ने आपको ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक दिया होगा। कि हर एक व्यक्ति को बुढ़ापे में लकड़ी की लाठी के साथ साथ आर्थिक लाठी का भी इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि लकड़ी की लाठी आपको गिरने नहीं देती और आर्थिक लाठी आपके सम्मान और स्वाभिमान को गिरने नहीं देती। ये कुछ डायलॉग्स हैं, पंच लाइन्स हैं, जो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए और आप अपनी इसकी प्रेजेंटेशन में कभी ना कभी यूज कर सकते हैं। उसका दोस्तों एक ऐड आता था क्रैक क्रीम का, कि चेहरे से राजरानी और पांव से नौकरानी। तो उसी तरह हम अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि सर जो बीमा लेता है उसकी वाइफ हमेशा ही राजरानी बनी रहेगी, कभी भी नौकरानी बनने की नौबत नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति बीमा लेता है उसकी वाइफ को हमेशा इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा कि वो हमेशा राजरानी बन के रहे, कभी भी नौकरानी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एशियन पेंट्स का स्लोगन का, जिंदगी भर, जिंदगी में खुशियों के रंग भर दें, उसी तरह सर ये जो मेरी पॉलिसी है जीवन उमंग, ये आपके रिटायरमेंट के बाद हमेशा आपकी जिंदगी में खुशियों के, पैसों के रंग भर देगी। तो इस तरह आप उन पंच लाइंस को अपने प्रोडक्ट से लिंक कर दीजिए। जैसे प्रेस्टीज कुकर का स्लोगन था कि जो करे बीवी से प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो उसी तरह जो अपने परिवार और अपने बीवी से करे प्यार, वो जीवन बीमा से कैसे करे और क्यों करे इनकार। कोलगेट का स्लोगन आता था दोस्तों कि आपका सुरक्षा चक्र। तो आप कस्टमर को कह सकते हो कि सर ये जो प्रपोजल है, ये प्रेजेंटेशन है या पॉलिसी है, ये आपके पूरे परिवार का आर्थिक सुरक्षा चक्र है। जैसे नैनो कार का स्लोगन आया था कि आपके खुशियों की चाबी। तो ये सर केवल बीमा की पॉलिसी नहीं है, ये आपके परिवार की खुशियों की चाबी है, जो आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को दिलाती रहेगी। हेल्थ इंश्योरेंस का ये बहुत पावरफुल है कि आपकी जिंदगी भर की कमाई एक दिन में ही हॉस्पिटल की जेब में जा सकती है। दोस्तों आप कस्टमर से ये भी कह सकते हो कि सर एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का फैमिली मेंबर्स है, वो केवल एक हॉस्पिटल के बिल से दूर है पॉवर्टी की तरफ जाने में। कि उसका एक हॉस्पिटल का बिल 1 लाख 2 लाख 3 लाख का आ गया, तो उनकी जितनी भी सेविंग है वो सब इरोड हो जाती है। तो एक हॉस्पिटल का बिल आपको पॉवर्टी की लाइन में ले जा सकता है। तो उसी के ऊपर ये बनाई थी कि आपकी जिंदगी भर की कमाई एक दिन में ही हॉस्पिटल की जेब में जा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस इज एक्चुअली योर वेल्थ इंश्योरेंस। तो ये कुछ डायलॉग्स और पंच लाइन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये एक बार आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक एक करके इसको रन कर दूंगा। इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच सकते हैं।
कि जब भी आप पंच लाइन की प्रैक्टिस करें तो इसमें किस तरह इमोशंस या वर्ड्स का वेरिएशन ऊपर नीचे आए, वो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। वो आप शीशे के आगे करते रहिए। इन एडवर्टाइजमेंट के यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल हैं। आप ये स्लोगन्स डाल के उन एडवर्टाइजमेंट को भी एक बार स्टडी कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो इंश्योरेंस है उसमें इमोशंस का बहुत रोल है। तो जो भी डायलॉग होता है या पंच लाइन होता है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ डायलॉग में आवाज बहुत तेज होती है, कुछ में बहुत स्लो होती है। तो आपको भी अपने जो भी डायलॉग हैं या पंच लाइन्स है उसमें इनका यूज करना चाहिए। और उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस वेरिएशन है, और जो शब्दों में ठहराव है या उतार चढ़ाव है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और वो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करोगे, अपनी प्रेजेंटेशन में प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो आपको आ जाएगा। उसका सबसे बढ़िया एक और तरीका होता है कि आप अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि कैसा लग रहा है वो। राजेश सर, मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था। बाकी अब आप बात कर सकते हैं। ओके, कितने लोगों ने पेमेंट किया चैट बा, बॉक्स में डाल दो। और बाकी आप सबको कैसा लगा दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन? राजेश सर ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे एकदम शेड्यूल किया था कि कुछ डिफरेंट मिले, तो उसके लिए तैयारी किया था। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज आप सेशन सुन रहे हो, लेकिन इसके इसके पीछे कितने दिनों का फॉलोअप है, ये आप तुषार जी से पूछो कि मेरा कब से उनसे फॉलोअप चल रहा है इसका। दोस्तों, संडे को अभी अपना मेरा अभी 15 तारीख से दार्जिलिंग का पिकनिक शुरू हो रहा है, और करीब 40 लोग हमारे साथ है टोटल। संडे को मैं रात को 10 बजे कलकत्ता में पहुंचा था। सॉरी सॉरी, 11 बजे पहुंचा था। दूसरे दिन रात को, मतलब 7 तारीख को मैं रात को 11 बजे पहुंचा कलकत्ता। 8 तारीख को रात को 11:15 बजे वापस कलकत्ता से फ्लाइट। कलकत्ता इसके लिए गया था क्योंकि ये सारी अरेंजमेंट करनी है उन लोगों की, इसके लिए गया था। टूर हमारा कलकत्ता से शुरू होने वाला है। रात को 3:30 बजे मैं घर पे आया। वापस दूसरे दिन ब्रांच, और मेरा लगातार फॉलोअप तुषार जी से चल रहा था। अब अगला हफ्ता जो है हमारा पूरा उसमें जाने वाला है। तो आप लोगों के लिए ज्ञान की गंगा जो है वो हमेशा बहती रहनी चाहिए। इसकी वजह से ये सेशंस का आयोजन किया था। और ऐसे सेशंस जब आप रहेंगे, तुषार जी, तुषार जी, यस सर। एक चीज हम इन लोगों को देंगे जो आज रजिस्टर्ड करने वाले हैं। जी आप रोज आपका एक 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो सिर्फ इसी ग्रुप में डालेंगे आप, ओनली इन दिस ग्रुप। कुछ आप एक हाथ बात करके कुछ जो भी आपको अच्छा लगे, जी जी। सिर्फ ये ग्रुप के लिए जो अभी पेमेंट करने वाले हैं। जो पेड मेंबर का ग्रुप बनेगा। तो जब तक सेशन होने वाला है तब तक एक वीडियो, आपका छोटा सा वीडियो इनके पास आना चाहिए। आपको क्या लगता है, आ सकता है? करेंगे आप? हाँ, मैं आपको डेली एक वीडियो, कोई एक थॉट। आप कौन से भी टाइम पे डालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो टाइम सुटेबल रहेगा उस टाइम पे ये वीडियो बना के डालना है, ठीक है सर, ठीक है। ताकि ये लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा मिले। मैं ये चाहता हूँ, जैसे तो अब 100 रुपीज आपने कम कर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। लेकिन इन लोगों को मैं चाहता हूँ कि ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुछ मिले।
जी सर, बिल्कुल। ये लोग ज्ञान से इतने भरपूर हो जाए और इन्हें कुछ आगे बढ़ने की क्षमता मिले, आगे बढ़े ये जिंदगी में। एलआईसी एजेंसी करना आसान बात नहीं है तुषार जी, बहुत मुश्किल काम है। यस सर। ऐसे में ये लोग करते हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन फिर भी इनको थोड़ा जर्क देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुरुकुल जीवन जो कर रहा है उसमें आप भी हमें बहुत मदद कर रहे हो। तो ये क्या है ना, ये सब लोगों का मिलकर जाने वाला ये काम है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आपको ना ये सारी चीजें जो है ना, इस तरीके से आपको ये करना है कि भाई मिलकर कुछ काम करें। कहते हैं ना, दम लगाकर है शाह, वैसे कुछ मिलकर काम करें। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा वीडियो है वो वीडियो। उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आया इस शुरुआत में। आप सभी दोस्त एनरोल कीजिए, आपको बहुत कुछ आउट ऑफ द टॉपिक भी इसमें काफी बातें होंगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कस्टमर के पास जाके किस तरह से बात करनी है, व्यवहार करना है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। तो मेन आगे आने वाले समय में आपको काफी हेल्प करेगा। उसी हिसाब से ये टॉपिक बनाए हैं, क्योंकि हम सब अपॉइंटमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करें, उसको यूज कैसे करें, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन वो काफी हमारी मीटिंग में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। उसके ऊपर पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 दिन हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी डीप में जाएंगे। काफी जिन्होंने ऑलरेडी हमारा सेशन किया हुआ है, जैसे रिटायरमेंट का भी किया है, उससे पहले हमने कंसेप्ट और रिस्क मैनेजमेंट का भी किया था। उसमें भी आप सबको पता है कि जो भी है वैल्यू फॉर मनी आपको बिल्कुल मिलेगा। जो 499 इन्वेस्टमेंट है, उससे बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको इसमें मिलने वाला है। दोस्तों मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। आज के लिए जो ऑफर है वो 499 राजेश सर ने दिया हुआ है। ये वीडियो आपको देखने के बाद ना आप ये समझ लो कि आपको काम जो करना है ना वो इस तरीके का काम करना है। हम सभी लोग इस तरीके का काम करेंगे ना तो एलआईसी भी आगे बढ़ेगी। ये देखो, शेयर क्यों नहीं हो रहा है? एक दिख रहा है ये वीडियो सबको, लेकिन शेयर नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है सबको वीडियो? सर ये नहीं सर दिख रहा है। वीडियो हाफ दिख रहा है सर, मतलब फुल हाफ दिख स्क्रीन रहा पे है नहीं ना? आ रहा। कभी कभी क्या होता है ना टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी ही जाने। नहीं हो रहा। चलो ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। वो क्या है, चीटियां है, एंट है वो, एक सब चीटियां मिलकर एक चीज को आगे लेके जा रहे हैं। वैसे हमें भी छोटा छोटा करके, ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग्स करके आगे जाना है। सभी लोगों ने साथ में करेंगे तो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, देखो एकदम सिंपल चीज है। 2,000 रुपया मंथली वाले 4 पॉलिसी करोगे, 2,000 रुपया मंथली वाले 4 पॉलिसी करोगे, महीने में 4 पॉलिसी, महीने में, एक महीने में, तो समझो कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया। मतलब आपका 35,000 रुपीज का कमीशन पक्का हो गया। दिमाग में डाल दो, एक हफ्ते में एक पार्ट टाइम करने वाला ये भी कर सकता है। 2,000 मंथली वाला जीवन लाभ,
25 16 3,84,400 प्रीमियम जाता है और 13,50,000 उस आदमी को मिलता है 25 साल के बाद। सिंपल प्लान। हाँ, जो पार्ट टाइम करता है ना, शनिवार रविवार काम करता है, वैसे वैसे वाला एजेंट को भी बोल रहा हूँ, हफ्ते में 1 पॉलिसी, महीने में 4 पॉलिसी, 2,000 रुपये मंथली वाला एक, 4 करेंगे तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम, सीधा 35,000 रुपया आपका कमीशन पक्का हर महीने में। बस चीटी चीटी जैसा काम है, छोटा 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 छोटा। कोई दूसरा बड़ा करता है करके आप बड़ा करो नहीं, वो बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा करते बड़ा आ जाएगा। समझे आप? आपको गुरुकुल जीवन से ऐसी ही बातें मिलेंगी। और आपको और एक बात बोलता हूँ, अभी तो हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, आपको बोल रहा हूँ कि आप दुबई का जो है ना, दुबई 20 नवंबर को हम लोग जा रहे हैं, 5,000 रुपया देकर, सिर्फ 5,000 रुपया देकर दुबई का अपना सीट पक्का करो। 5,000 रुपया देकर, क्योंकि अभी आपको फ्लाइट का टिकट भी ना, अभी जून तक जुलाई तक फ्लाइट का टिकट 20-22 हजार में मिलेगा आपको, जाना आना रिटर्न। 45,500 रुपीज कॉस्ट है दुबई का। 5,000 रुपया देके पक्का करो। समझे आप? तो क्या ना, आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे दुबई जाना है, आपका एक टारगेट हो जाएगा, गोल सेट, उसके हिसाब से काम करोगे आप। नवंबर में जाना है, दिवाली होने के बाद ऐश करेंगे, मजा करेंगे। अगर पासपोर्ट भी नहीं होगा तो पासपोर्ट भी तैयार होगा आपका, कोई टेंशन नहीं। 1,500 रुपया 2,000 रुपये में पासपोर्ट तैयार होता है, जो गवर्नमेंट का फीस है। पासपोर्ट आजकल 1 महीने में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी से तैयारी करोगे तो कोई भी चीज की एक तैयारी होनी चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग करो। बड़ा सिंपल है। तो इसी के साथ वी विल एंड अप। हाँ तुषार जी। ओके सर। हाँ, नंबर जो है राजेश्वरी अवस्थी के नाम से आपको नेम आएगा। फिर से एक बार दिखाओ लास्ट में, और फिर एंड अप करेंगे हम लोग। मैं एक बार सबको शो कर देता हूँ। आप, हाँ आप शेयर करो। विजिबल है सर? हाँ अभी देख रहे हैं। हाँ, ये नंबर है राजेश्वरी अवस्थी जी के नाम से होगा ये। 9137957392। ये 499 का आपको अभी पेमेंट करना है, जो आज का आज के लिए 499 का ऑफर दिया है सर ने, तो इसे करो। कितने लोग, बहुत सारे लोगों ने शायद किया है, मुझे अभी पता नहीं, बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी ग्रुप में सबको ऐड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिए, उसी नंबर पे भेजिए। कोई कोई लोग मुझे फोन करते हैं, सर हमने पेमेंट किया। मुझे फोन मत करो, डायरेक्टली उन्हें फोन करो, उनको स्क्रीनशॉट भेजो, वो आराम से आपको करेगी। 23 तारीख अभी टाइम है, आराम से आपको करने ही वाले, लेकिन स्क्रीनशॉट उनको भेजना। स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप उसी नंबर पे शुभ भेजिए, रात्रि। क्योंकि हाँ इसका एक स्क्रीनशॉट आप उसी नंबर पे भेजिए, क्योंकि इसका एक अलग से ग्रुप बनेगा पेड मेंबर्स का, जिसमें हम बाद में पूरा रिकॉर्डिंग पीडीएफ और लेटर्स, फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म सब उसी में सेंड करेंगे। सर, आपको रोज एक वीडियो डालना है उसमें। यस सर। हाँ, जो जो ग्रुप उसकी 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 शुरुआत आज से ही करो, आज रात को एक वीडियो डाल दो उसमें। जो जो ग्रुप आप बनाएंगे ना, उसमें मेरे को आप ऐड कर दीजिएगा, तो उसमें मैं एक आपको मैं वीडियो। ऐड करता हूँ अभी, हाँ। आप उस ग्रुप में एक वीडियो डाल दो। ओके सर, ओके। थोड़ा लेट डालो ताकि लोग ज्वाइन होंगे उसमें, ठीक है सर, थोड़ा सा ठीक लेट है। डालो, लेकिन आज डाल दो एक वीडियो। ठीक है, ओके ओके। तो आप लोगों को रोज एक वीडियो मिलेगा सर का, 23 तारीख तक बोल रहा हूँ मैं, रोज मतलब 23 तारीख तक। ठीक है, मैं एक सेलिंग के ऊपर बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें से जो भी अच्छा पॉइंट आएगा वो सब आपको मैं दूंगा उस बुक में से, तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। सर मेरा कुरियर अभी तक आया नहीं, जरा वो देखो आप। वो मैं कल दिखवाऊंगा सर, 3-4 कोरियर रुके हुए हैं, कल मैं वो चेक करवाता हूँ। क्योंकि अभी मैं दार्जिलिंग जाऊंगा तो कब पढ़ूंगा। आप कब जा रहे हैं? मैं तो अभी 2-3 दिन में निकल जाऊंगा। उससे पहले आ जाएगा सर वो।
इन ट्रांजिट्स दिखा रहा था, कल मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ओके बाय। ओके सर, ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और आप आप सब सभी का। लोग, उनका भी शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। चलिए दोस्तों, थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट। आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, राजेश स्पेस LIC स्पेस जाधव। गोल सेटिंग का जो ग्रुप था उसमें रिकॉर्डिंग रोहिणी मैम ने शेयर कर दी थी, आपको उस ग्रुप में ही मिल जाएगी, 2 बार शेयर हुई हुई है। सर ऐसे ही है, इसमें क्या है ना, लोग आराम से ग्रुप देखते भी नहीं है।